औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम के मुंतज़िर थे। मेरा ख्याल है मैं बात को वहीं से शुरू करना चाहूँगा जहाँ पे कल हमने इख्तिताम किया था। हमारे मौज़िद मेहमानान के बीच में एक गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के आखिर में बाजिद भाई ने जिस कंट्रोवर्सी का जिक्र किया उसमें जो ड्रॉप कैचेस थे उसके हवाले से बात हुई और उन्होंने कहा भी, तस्करा भी किया कि यार ये स्पेशलाइज पोजीशन है जिसके ऊपर कैचेस इस तरह ड्रॉप होते हैं। जो कंट्रोवर्सी थी वो डीआरएस के हवाले से भी थी, फिर ऑस्ट्रेलिया के फेवर में बहुत ज़्यादा फैसले भी किए जा रहे थे। हमारे एक और मौज़िद मेहमान जो यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत खूबसूरती से नुमाइंदगी भी करते हैं, उन्होंने ये तस्करा किया कि ठीक है टेस्ट क्रिकेट हम बेशक कम खेलते हैं, कैचेस ड्रॉप होते हैं, लेकिन T20 तो हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उसमें क्यों कैचेस ड्रॉप होते हैं। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले ख़वातीन व हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, द मोस्ट सेन वॉइस, द मोस्ट गुड लुकिंग व्हेन ही इज़ on pitch, when he's in the commentators box, I think he's ruthless. He makes sure that whenever he comments in such a way that the world listens to him. Ladies and gentlemen, he's a former test cricketer himself. He's Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum Bazid bhai, how are you? Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. ऐसे ही मुझे लगता है बाज़िद भाई को अक्सर देख के कि शायद इनके ज़हन में अभी कोई शरारत है, but that's just my assumption. I can be wrong too. But not just that, ladies and gentlemen, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स शाम स्टूडियोज़ में एक वो शख्सियत भी मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान की इस तरह से नुमाइंदगी की है कि वो पाकिस्तान की वाहिद वुमेन क्रिकेटर हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। पाकिस्तान के बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं, फॉर्मर स्किपर रही है वनडे इंटरनेशनल्स एंड T20s की भी। शी इज़ ओवर हियर विद अस और ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुझे इनके साथ प्रोग्राम करने को मिलता है। शी इज़ मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ओवर टू यू। तो मैडम सना ने ये सवाल बाज़िद भाई को पोस्ट किया था। पहले आपको एक कहानी सुनाऊं। ये हमें बड़े कहता ना कि आप हमें ईदी नहीं देते, हमें खाने पे नहीं बुलाते। कल इसका इनवाइट देखें, हम यहाँ से निकले हैं, कार पार्क में खड़े हुए हैं, वहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि हम खाने में, बाज़िद भाई आप भी चलें। हाँ। दोस्तों के साथ तो ऐसे ही होता है बाज़िद भाई, दोस्तों के साथ तो यही मामला होता है। चले, आपको तो बुलाया, मुझे तो बुलाया। आप निकल गई थी ना, आप चली गई थी। मेरे जाने का इंतजार था। नहीं आप अगर उधर आ जाती हैं और ये डिस्कस करो तो फिर ये बुलाता ना शर्मिंदा होके। हाँ। वो प्री प्लान नहीं मुझे रात को तस्वीरें भेज रहा है कि जी हमने ये खाया वो खाया, प्री प्लान क्या और मुझे तो तस्वीरें भी नहीं भेजी। अब मैं माजर चाहता हूँ सर, अगली दफा अब इंशाल्लाह पूरा एहतमाम करके एक दिन पहले दावत ऐसे हर साल करेंगे। ऐसे दावत होती है कि बस अभी चलें जी, नहीं अच्छा ओके खुदा हाफिज़, हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ और अगली बार इंशाल्लाह 2-3 दिन पहले हम अपना जो इनवाइट है वो अरसाल कर देंगे। अब सर वापस आते हैं जहाँ पे आपने कल बात की ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, कैचेस ड्रॉप हुए और कितने सारे कैचेस ड्रॉप होते भी रहे। प्रीवियसली स्पेशलाइज पोजीशन की बात की। मैडम सना ने जो आपको सवाल पोज किया था कल, वो ये किया था कि भाई टेस्ट क्रिकेट ठीक है हम कम खेलते हैं, शायद हमारी उस तरह से हम ट्रेन नहीं करते, तो हम T20 में क्यों इतने कैचेस ड्रॉप करते हैं? मैं नंबर्स लेके आया हूँ, कुछ नंबर्स थ्योरी आपको दूंगा, शायद वो सना भी नहीं मानेंगी, आप तो खैर बाद में कहीं जाके मानेंगे शायद। लेकिन थ्योरी आपके सामने ये है कि ये 2025 की जो लीग्स जो कम अरसे में ख़त्म होती हैं, जल्दी ख़त्म होती हैं। ILT20 33 मैच 105 ड्रॉप्स पर मैच 3.18, मतलब 3 कैचेस पर मैच। IPL 2025 67 मैचेस 207 कैच ड्रॉप पर मैच 3.09। PSL 32 मैच 97 ड्रॉप्स पर मैच 3.03। तो ये तीन पर मैच बिल्कुल कम से कम हो रहे हैं। BPL 2025 37 मैच 107 कैच ड्रॉप हैं 2.89। CPL 34 मैचेस, ये 2024 है, CPL इस साल तो अभी तक हुई नहीं। 2024 तो 34 मैचेस 89 कैचेस 2.62। अब थ्योरी ये है कि एक तो जाहिर है अब रिसेंटली अब बहुत ज़्यादा लोग हवा में खेल रहे हैं तो कैचेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ कैचेस है, अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है। दूसरी ये है कि इसमें तीन फैक्टर्स हैं। दूसरी ये है कि कुछ अर्सा पहले तक हॉटस्पॉट्स होते थे फील्ड में, तो आप देखते थे कि एक फील्डर लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑन जा रहा है या मिड विकेट डीप मिड विकेट से अगले ओवर में डीप मिड विकेट जा रहा है। अब ऑलमोस्ट हॉटस्पॉट्स ख़त्म हो गए हैं क्योंकि हर जगह कैच जा रहा है। ठीक है, तो बचने का कोई मतलब, अगर आप शॉर्ट फाइन लेग पे भी खड़े हैं ना, वहाँ भी ऊंचा कैच आ सकता है क्योंकि सारे प्लेयर्स अब हर किस्म की शॉट और हर वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं। True. तो
लीग क्रिकेट में स्पेशली आप ऐसा नहीं होता कि आपके पास 7-8 ब्रिलियंट फील्डर्स हों, 3-4 आपके पास फील्डर ऐसे होते हैं जो आपको छुपाने ही छुपाने हैं। अगर आप PSL की एग्जांपल ले लें तो एक आपका इमर्जिंग प्लेयर होता है और 2-3 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको आप छुपाते हैं। True. बट अब वो छुपने की जगह नहीं है, क्योंकि जो बैटर आ रहा है, जो वो ये नहीं देख रहा कि मैं नीचे भी खेलूं, वो अटेम्प्ट कर रहा है शॉट। अब ये जो लीग्स मैंने अभी आपको गिनवाई ना, ये सारी मतलब 30 मैच जो हैं, 34 मैच जो हैं, इवन जो IPL है, IPL में तो ट्रैवलिंग बहुत है, तो डिफरेंट ग्राउंड्स पे, लेकिन ये छोटे स्पैन में ख़त्म हो जाती हैं। जो 2 लीग्स हैं, एक बिग बैश जी और जो ब्लास्ट है, वो थोड़ी सी बेहतर है। उनमें 2.4 से ऊपर पर मैच कभी जाता नहीं है। अब उसकी थियरी ये है कि जो ये ब्लास्ट है या बिग बैश है, एक तो बिग बैश तो बहुत लंबा चलता है, प्लस उसमें मोस्टली वो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जो कि उस वक्त इन सीज़न उन्हीं ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, और इन सीज़न मतलब कैच एफिशिएंसी उनकी इन सीज़न वो चलती आ रही है। ब्लास्ट में भी ऐसे ही है, जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे खेलते आ रहे हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, वो भी आगे उन्हीं ग्राउंड्स पे इन ड्यूरिंग द सीज़न खेल रहे हैं। जैसे अब जैसे PSL है, PSL में आप देखेंगे कि जो फॉरेन प्लेयर आ रहा है उसमें वो कम कैच छोड़ रहा है, बट जो आपका लोकल प्लेयर है जो कि स्पेशली इमर्जिंग प्लेयर है या ऐसा प्लेयर जो कम खेला हुआ है, वो कैचेस ड्रॉप कर रहा है, और प्रेशर कैचेस जो वो ऊंचा जा रहा है वो ड्रॉप हो रहा है। एक तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत शॉर्ट स्पैन में बहुत जल्दी जल्दी मैचेस आ रहे हैं, तो आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो जो फील्डिंग प्रैक्टिस है ना, वो लास्ट पॉसिबल प्रायोरिटी रहती है। और इसमें ये भी है कि एक प्लेयर आता है, वो 2 मैच खेलता है, निकल जाता है, उसने आके जब सिकंदर रजा जिस तरह आया था, तो आपका ख्याल है कि आके उसने फील्डिंग प्रैक्टिस की होगी, वो तो आके मैच खेला या 2 मैच खेले, निकल गए। इन लीग्स में ऐसे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है, इवन ILT20 में भी ऐसे ही है, वो प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो जो आप कह लें ना, प्रेपरेशन नहीं कहूँगा, लेकिन एक्चुअल बॉल कैचिंग वो सिर्फ आपको ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि सिर्फ मैच से पहले वो जो आधा घंटा 10-15 मिनट करते हैं वही करते हैं। बट जो असल फैक्टर यही है कि कैचेस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिसमें जितने ज़्यादा कैच जाएंगे, ज़ाहिर है असूलन तो कैच ज़्यादा पकड़ने चाहिए, लेकिन हर प्लेयर के पास कैच जा रहा है। तो ये नहीं है कि जैसे अगर आप फॉर इंस्टेंस आपका शोएब मलिक आपका टॉप फील्डर है, शादाब आपका टॉप फील्डर है, तो उसी के पास कैच, जो 4-5 साल पहले आप चले जाएं तो उसमें यही होता था कि जो हॉटस्पॉट्स पे या पॉलार्ड खड़ा है या शोएब मलिक खड़ा है या शादाब खड़ा है, उनको पता है कि इन जगह पे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है यहीं पे कैच है। अब वो हाई पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि एक मैच नवाज एज सब फील्डर आया, 4-5 कैच पकड़ गया, सब फील्डर आया था वो। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है, हर कोई ऊंचा शॉट मार रहा है। तो और उसके बरक्स टेस्ट क्रिकेट में जो स्लिपों में कैच, बाउंड्री पे छोड़ने, जो स्लिप्स में कैच छोड़ रहे हैं, वो तो स्लिप्स जो है वो स्पेशलिस्ट पोजीशन है। स्लिप्स में शहजाद को नहीं खड़ा कर देंगे, स्लिप्स में मुझे छुपाएंगे। स्लिप में तो वो मतलब बुमराह आके स्लिप में नहीं खड़ा होगा ना, तो वो तो स्पेशलिस्ट पोजीशन है। वो तो सरासर सिर्फ इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि आप अमाउंट ऑफ मतलब नंबर ऑफ कैचेस पकड़ नहीं रहे इन प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपकी उतनी नहीं हो रही और ट्रेन नहीं कर रहे अपने आप को, इस वजह से कैच छोड़े। वरना जो आप फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, इवन थर्ड स्लिप, ये सारे स्पेशलाइज पोजीशंस होती है। पुराने ज़माने में तो आपको पता होता था कि आपकी स्लिप फील्डिंग क्या है, पहले से ही पता होता कौन खड़ा होगा, किधर खड़ा होगा। एग्जैक्टली। अभी भी स्लिप फील्डिंग जो है वो एक स्पेशलिस्ट पोजीशन है, और सबसे अलार्मिंग फैक्ट यही है कि जो ये आपने अभी जो रिसेंट टेस्ट मैच है, उसमें स्लिप गली में कैच उड़ रहा है, और स्लिप गली में तो आपके वो फील्डर्स टॉप की फील्डर्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है T20 क्रिकेट से। विच इज वाई जिसका एलिमेंट अब यही बनता है कि इसको क्यों नहीं प्रायोरिटाइज किया जा रहा। जो अभी आपने थ्योरी पेश की है, वेल एक्सेप्टेड इज वेल, आई थिंक लोगों को सुन के भी मजा आया होगा। बट मैं भी सर कुछ नंबर्स लेके आऊँ, अगर आप इजाजत दें तो शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ पे आपने टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात की, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया 2018 19 कैचेस ड्रॉप, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड 2021 17 कैचेस ड्रॉप, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया कराची 2022 में ख्याल आप सबको याद होगा 16 कैचेस ड्रॉप, इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स 2023 16 कैचेस ड्रॉप, फिर इंग्लैंड वर्सेज इंडिया एजबास्टन 2022 15 कैचेस ड्रॉप। सो वी सी दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड। तो सना, हाउ डू यू सी, बिकॉज अभी हमने ये कैंप देखा है जिसके हम फुटेजेस भी देखते रहे, हमने उसमें बैटिंग करते हुए भी देखा है, शॉट्स लगाते हुए भी देखा है, बॉलिंग करते हुए देखा है।
फील्डिंग प्रैक्टिस हमने कहीं नहीं देखी है, कैच प्रैक्टिस होती हुई नहीं नजर आ रही। आई थिंक बहुत अच्छी तरह बाजिद भाई ने एक्सप्लेन किया है जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ कैचेस बढ़ गए हैं, एरियल शॉट्स बढ़ गई हैं, आपकी लीग क्रिकेट के अंदर क्वालिटी जो आपकी डोमेस्टिक टैलेंट की है उसकी फिटनेस और फील्डिंग के ऊपर कितना काम किया गया है। जिन लीग्स का नाम लिया उसमें एक ही नज़र आती है ऑन द टॉप, और वो वजह आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो अपनी फिटनेस और फील्डिंग को बहुत टॉप प्रायोरिटी रखते हैं। ऐसे T20 का भी मैं चाहूँगी कि हम कल ज़रूर इसको भी देखेंगे उधर कितना है। वर्ल्ड कप्स में गालिबन थोड़े कम होंगे T20 में, क्योंकि वहाँ पर जो बाजिद भाई बात करें कि स्पेशलाइज फील्डर्स होते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं होता फिर भी ड्रॉप कैचेस का, क्योंकि आपको पता है कि मिड ऑन से मिड ऑन जाना ही जाना है, मिड विकेट से मिड विकेट आपको जाना ही जाना है। एक और फैक्टर T20 क्रिकेट में मुझे लगता है कि शायद वो भी ऐड शायद करता हो, वो अंडर लाइट्स होने का फैक्टर है। दोनों इनिंग्स मेजॉरिटी मैचेस में आप अंडर लाइट्स लीग क्रिकेट में खेलते हैं, और जब आप दुबई में खेलें, शारजाह में खेलें, आप किसी और ग्राउंड में खेलें, कदाफ़ी की लाइटिंग की फ़र्क है, जो हाइट है, जो शार्पनेस है, तो हर ग्राउंड की अपनी एक जो वो इफेक्ट है लाइट का, वो भी फ़र्क है। तो इतना जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और बाहर से भी आप आ रहे होते हैं और विद इन पाकिस्तान भी आपने हर ग्राउंड में नहीं खेला होता इतना ज़्यादा, सो उससे भी एक फैक्टर ज़रूर होता है। हमने देखा जब नई लाइट्स लगी उसके बाद कुछ कैचेस ड्रॉप है, दुबई का वो जो रिंग है अक्सर उसके अंदर 1 सेकंड के लिए कैच बिल्कुल आप ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली एक फैक्टर ज़रूर है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो, उसमें एक टेस्ट तो ऑब्वियसली पूरा ही मेजॉरिटी टेस्ट मैचेस दिन में ही खेले जाते हैं, और वनडे की एक जो इनिंग्स है वो जनरली आती है अंडर लाइट्स। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह वाजिद भाई ने एक्सप्लेन किया, बट डेफिनेटली ये ज़रूर है कि जो स्किल लेवल है वो अब टेस्ट भी ज़्यादा होता है हर लिहाज से। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, पॉइंट वेल टेकन। दूसरा ये है कि जब आप स्पेशली T20 वर्ल्ड कप होगा तो उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके टॉप प्लेयर्स खेल रहे होंगे ना, तो उसमें जो 11 के 11 प्लेयर्स हैं वो आपको पता ही है कि ये ऑलमोस्ट इनकी हर स्किल पूरी होगी। प्लस ये होता है कि बॉलिंग क्वालिटी, क्योंकि आपके पास वो आउटलेट नहीं होता कि जी 3 बॉलर हैं इनको मैं खेल जाऊँ। लीग में ये है, लोग अभी भी थोड़ा सा ना T20 में भी वो मिक्स करते हैं लीग और इंटरनेशनल तो नहीं, वर्ल्ड कप में कहूँगा उसको इक्वेट करते हैं। आपको बहुत ही रेयर मिलता है वर्ल्ड कप में कि 200 पे 200 हो जाए, बिल्कुल, या 250 पे 250 हो जाए। लीग्स में होता है, क्योंकि तो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में डिफरेंस है। आपके पास एक या अगर कोई वीक बॉलिंग अटैक है तो उसमें एक ऐसा बॉलर होगा जिसको आप वाकई टेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन जब 4 बॉलर 5 बॉलर पूरे बॉलर होते हैं, प्लस इंटरनेशनल स्टेज में वर्ल्ड कप में आपको नज़र आएगा कि स्कोरिंग्स जो वहीं पे उन्हीं वेन्यूज़ पे जो टोटल स्कोर है वो ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। उसमें आपको फील्डिंग में भी हो सकता है कोई कैच या छूटे, लेकिन कम चांस है कि उन मैचेस में कैचेस, क्योंकि वो सारे लड़के जो भी खेलते हैं वर्ल्ड कप वो सारे इस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो उनमें कैचेस छूटने का कम। ये लीग्स में आपके पास एक तो प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा रोटेशन भी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, प्लस आप अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स का जैसे अब IL-T20 में लोकल प्लेयर भी खेलता है तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। वंडरफुली एक्सप्लेन सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुली इलैबोरेटिंग इट एज वेल। आपकी थ्योरी, लेकिन कंसर्न अभी भी वही है, कंसर्न वही है कि टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलाइज्ड पोजीशन में कैचेस इतने ज्यादा क्यों छूट रहे हैं। अब ये देखिए, अब जो फील्डर्स इस वक्त जो नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट में जिसने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ लिए हैं वो कौन है? वो जो रूट है। जो रूट को आपके दिमाग में वर्ल्ड क्लास फील्डर नहीं आएगा। अगर मेरे से पूछेंगे कौन जी वर्ल्ड क्लास फील्डर, मार्क वॉ मेरे दिमाग में आएगा, जैक कैलिस मेरे दिमाग में आएगा। बट अब ये है कि अगर एफिशिएंट फील्डर हैं आप, वर्ल्ड क्लास नहीं एफिशिएंट फील्डर हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी आ रही हैं कि आप सबको सरप्रास कर जाते हो। ड्राविड बहुत अच्छा फील्डर था, ड्राविड का मेरे ख्याल उसने उसको क्रॉस किया है। बट अगर आप वो जो अगर शोएब भाई होते तो बताते 90s के, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ जाए ना तो वो जो स्लिप के फील्डर्स थे, जो स्पेशलिस्ट स्लिप के फील्डर्स थे, जो मतलब वो कैच छोड़ते थे तो आप कहते थे कि ये क्या हो गया है, तो वो आपके दिमाग में आते कि ये वर्ल्ड क्लास फील्डर थे और इनको अभी भी आप रेट करेंगे। लेकिन अब जो है बिकॉज कैचेस आ रहे हैं, बट क्योंकि बाकी सारे स्पेशलाइज्ड नीड्स, बाकी सारे छोड़ते जा रहे हैं, तो जो एक एफिशिएंट फील्डर है
वो अब राइज कर रहा है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। लेकिन बाज़ भाई शायद हम हो सकता है कि हम उस तरह से नाम ना रिकॉल कर सके, बट देयर वाज अ टाइम जो अपने 90s की भी बात की है कि स्पेशलाइज्ड पोजीशंस थी। ऐसा नहीं था कि स्पेशलाइज्ड पोजीशन नहीं थी कि यार स्लिप में ये खड़ा होगा, लॉन्ग ऑफ पे ये खड़ा होगा, मिड ऑन पे ये होगा या नहीं होगा। व्हाई डू यू थिंक दैट दिस हैज ट्रांसग्रेस्ड? व्हाई डू यू थिंक नाउ वी डू नॉट हैव नहीं स्पेशलाइज्ड? स्पेशलाइज तो हैं ही, लेकिन वो आप जब आपने टेस्ट मैच ऐसे खेलना है कि अभी लीग खेल के आए हो, अभी वनडे खत्म हुआ, आप टेस्ट मैच खेल लेना, तो उसमें आपने प्रैक्टिस उस किस्म की नहीं है। अब मेरी मतलब अगर आप फॉर इंस्टेंस एक लीग खेलने जाते हैं तो वहाँ पे आप खुद करें और खुद ऑर्गेनाइज करें कि स्लिप कैचेस मैंने करने, वहाँ पे कहाँ स्लिप कैचेस होंगे। और वो सारा जो प्रोसेस है, ये जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो खेल रहे हैं, फिर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑल द ईयर राउंड है। T20 का उस वक्त एलिमेंट नहीं है। इवन वनडे क्रिकेट अगर खेल रहे हैं तो वो प्रैक्टिस स्लिप कैचेस की हो रही है। तो वो स्पेशलाइज जो फील्डर है वो ऐसे नहीं बनता, वो हर रोज कैचेस पर, जब नंबर ऑफ कैचेस पकड़ता है, 100 कैच पकड़ेगा, मतलब 50 कैच पकड़ेगा, 60 कैच पकड़ेगा, जिसकी वजह से वो कैचिंग का भी एक फॉर्म रहती है, एक रिदम रहता है। वो अगर आप उसको बार बार ना प्रैक्टिस करो तो वो भी आपसे चली जाती है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल, वंडरफुली एक्सप्लेन। अब बात करते हैं सर, जरा दूसरी तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम टेस्ट क्रिकेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं दुनिया भर में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का 27 का साइकिल जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। इंडिया इंग्लैंड को भी हम देख रहे हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ को भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जीत चुका है, और जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका आप दिखा भी रहे हैं। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद 11 सालों के तवील अरसे के बाद अब जिम्बाब्वे का टूर करते हैं, और उसके अंदर वो खिलाड़ी को खिलाते हैं प्रेटोरियस को, और प्रेटोरियस आते हैं और जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आई थिंक फॉर सच अ प्लेयर टू बी डेवलप्ड विद इन द स्टैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड बीइंग ऑन द बेंच एंड देन इंट्रोड्यूस्ड and that too on an occasion against Zimbabwe, how impactful do you think was his inning, Pretorius in specific? 153 if I'm not wrong. बिल्कुल, देवर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। अगर आप देखिए ऊपर से 3 से 4 विकेट्स बड़ी जल्दी गिरी। अगेन स्लिप कैचेस की बात वाजिद भाई कर रहे थे और मैं मैच देख रही थी, मैं यही गई थी। फिर स्लिप में कैचेस शुरू में ड्रॉप भी हुए, फिर अच्छे कैचेस पकड़े भी गए, रन आउट भी, मतलब ओवरऑल फील्डिंग ठीक नज़र आई, जिम्बाब्वे एनर्जाइज नज़र आ रहा था। पर फिर एक इनिंग्स आपको नज़र आती है, साउथ अफ्रीका ने अपने सीनियर जो प्लेयर्स हैं, बवूमा हो गए, एडन मार्करम हो गए, उनको रेस्ट कराया इस मैच के लिए। तो आपको मौके मिलते हैं ऐसी जगह पर। सो यही मौका होता है आपके पास अपनी स्टेटमेंट दिखाने का, और प्रेटोरियस ने डेफिनेटली एक ऐसे टाइम पर आके वो रन्स किए हैं जब ऊपर से विकेट्स गिरती जा रही थी और वो एक एंड संभाली जा रहे थे। और जो शुरू में ही पहले ही ओवर आप दूसरे ही ओवर स्पिन से आ जाएं तो एज ए बैटर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि एक तरफ से फास्ट बॉलिंग आ रही है और दूसरी साइड से फॉरेन स्पिनर आ रहे हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा स्किल टेस्ट होती है। तो ओवरऑल बैलेंस बहुत अच्छा नज़र आया, फुटवर्क बहुत अच्छा नज़र आया, और ऑब्वियसली फिर कमांड किया इन्होंने उस पूरी इनिंग्स को। बॉलिंग भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि कुछ शुरू के ओवर्स के बाद शॉर्ट पिच काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग हुई, स्पेशली स्पिनर्स की तरफ से, तो फिर उन्होंने उसको पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठाया। Exactly, look like as if it was a champions team playing, but certainly वो खिलाड़ी नहीं थे। बाज़ भाई, your terms और what do you think about Pretorius? 19 साल 93 दिन के ये हैं, और जावेद मियांदाद साहब का रिकॉर्ड इन्होंने आज तोड़ दिया। ये वर्ल्ड कप खेले थे अभी साउथ अफ्रीका में, जो लास्ट अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें बहुत ज़ोर से हिटे मारते थे, और सब इसी की बात कर रहे थे कि यार ये प्लेयर 8 ओवर में 50 कर जाता है। और मेरे ख्याल इसका फर्स्ट क्लास में भी डेब्यू पे 100 है, शायद लिस्टे के डेब्यू पे भी 100 है, और अब टेस्ट मैच के डेब्यू पे भी 100 है। तो वो प्लेयर तो 10 इनिंग्स में 300 है फर्स्ट क्लास में। प्लेयर तो वो है, आपको नज़र आ रहा है आपके आगे कितना डेवलप्ड होता है। सारे लोग कहेंगे जी जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 है, बट टेस्ट मैच का डेब्यू ही होता है। तो वो क्वालिटी उसमें है, मतलब स्ट्रोक मेकर है। अब अपनी थोड़ी सी और ज़्यादा क्रिकेट खेलेगा, थोड़ा और रिफाइन होगा। एक जो इधर बात करने वाली है ना, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हम इवन इंडिया की बात कर लेते हैं कि जी टैलेंट बहुत है और ये बहुत ज़बरदस्त टीम है, लेकिन साउथ अफ्रीका को हम ड्यू क्रेडिट नहीं देते। जो साउथ अफ्रीका के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं हर चीज़ में, स्पेशली स्पोर्ट में जो इतने प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वाहिद टीम है दुनिया की जो रग्बी चैंपियन भी है और टेस्ट चैंपियन भी है। True. और जो वो टीम्स बावजूद इसके कि उनके प्लेयर्स
पिछले दौर में कॉल पैक पे चले जाते थे, रिटायर हो जाते हैं, वो जो कोटा सिस्टम है, बावजूद उसके फिर भी आप हर दफ़ा जब वर्ल्ड कप होता है या हर दफ़ा आप कहते हैं यार नहीं इनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़बरदस्त तो है, हम तो फिर हमारा सिर्फ यही रह जाता है कि नहीं जी ये चोक कर जाते हैं। बट आप ये देखें कि कंसिस्टेंटली ऐसे विद दोज हैंडीकैप्स, वो हैंडीकैप्स हम भूलते हैं, बहुत बड़े हैंडीकैप्स हैं, विद दोज हैंडीकैप्स वो इतनी बड़ी बड़ी टीमें प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर जगह जाके चैलेंज करते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको तो उसी ब्रैकेट में हमें जितना टैलेंट ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या जो भी टॉप टीम्स हैं उसी ब्रैकेट में लिखना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप पहले भी होती तो ये वाहिद टीम थी जब ग्रैम स्मिथ के अंडर ऑस्ट्रेलिया में जाके हराती है, और वो कैलिबर ऑफ प्लेयर्स जो इन्होंने प्रोड्यूस है। फास्ट बॉलिंग की हम अगेन फास्ट बॉलिंग में हम वेस्ट इंडीज़ चले जाते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं या इवन ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, इनको ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। हमने कल परसों एक स्टैट देखा जहाँ पे रबाडा लिस्ट में रबाडा, डेल स्टेन और एलन डोनाल्ड है, तो आप ओवरलुक कर जाते हो हमेशा उनको, थोड़ा सा ना ओवरलुक कर जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जी टाइटल नहीं जीते और वो जी सेमीफाइनल हार जाते हैं, वो जी फाइनल हार जाते हैं। इनकी टीम बहुत बड़ी, लेकिन टीम इतनी बड़ी प्रोड्यूस भी करना उस सिचुएशन में बहुत बड़ी बात है। और शायद मुझे ये एक दो दफ़ा साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर्स ने भी याद दहानी कराई कि यार हमें क्रेडिट नहीं मिलता, हमें सिर्फ इसी बात पे मिलता है कि यार वो तो फलाना हॉलैंड नेदरलैंड से हार गए, वो सेमीफाइनल जीता हुआ हार गए, वो सेमीफाइनल जीता हुआ तो हार गए थे, लेकिन आप उनकी ओवरऑल वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखो, आप मतलब कंसिस्टेंटली इनकी परफॉर्मेंस देखो विद द फैक्ट के जो इंटरनल इनके प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक एज अ स्पोर्टिंग नेशन बहुत और इसमें मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि क्वालिटी जो बाजिद भाई बात करें ना इनके प्लेयर्स की, आप देखें कि इन्होंने क्रिकेट को चेंज किया है। जैक कैलिस जिस तरह के ऑलराउंडर थे, दुनिया में आज तक वैसा ऑलराउंडर आना बड़ा मुश्किल, तो ऑलराउंडर्स का जो एक स्टैंडर्ड सेट किया जैक कैलिस है, फील्ड में आने रही थी। फील्डिंग की अगर आप बात करें तो रेवोल्यूशनाइज जो फील्डिंग को कर दी वो जॉन्टी रोड्स ने आके कर दिया, पूरा बदल ही दिया तरीका। तो हम अब ठीक है, हम एक प्लेयर को ज़रूर क्रेडिट दे देते हैं उस चीज़ का, पर जब मैं आई थिंक मेरा पहला टूर हम लोगों का इंडिया का था, दूसरा टूर मेरा साउथ अफ्रीका था, 2006 की बात है। और जो चीज़ मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगी ना उस टूर पे जाके, हम लोग एक यूनिवर्सिटी HPC हाई परफॉर्मेंस सेंटर था वहाँ पे जोहानिसबर्ग में, प्रिटोरिया में, वहाँ पे हम एक यूनिवर्सिटी में रह रहे थे। ऑब्वियसली वुमेन्स क्रिकेट में बजट्स इतने नहीं होते कि हम होटल्स में रहें, तो थैंक यू फॉर वॉइसिंग दैट। यस, हाँ, तो हम यूनिवर्सिटी में हम लोगों के ट्विन शेयरिंग पे रूम होता था, वो भी ऐसा कि बस बीच में एक सेपरेशन है, एक बेड इस तरफ है एक बेड इस तरफ है, तो बातें करते करते हम सो जाया करते। तो वहाँ पर जब आप निकलते थे, एक तो उनका कैफेटेरिया का जो खाने की क्वालिटी थी वो देख के आप माइंड ब्लोइंग था कि आप प्रोटीन इनटेक्स, उनकी जो भी ओवरऑल न्यूट्रिशन थी वो एक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर क्या उनकी अवेयरनेस थी। फिर आप उस यूनिवर्सिटी में चलना शुरू करते थे, आपके पास रग्बी फील्ड्स, आपके पास एथलेटिक्स के लोग, आपके पास जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए जो फैसिलिटी थी कि वो ग्राउंड्स ख़त्म नहीं होते थे। आप फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ के निकलते थे जब स्टेडियम्स के लिए, तो वहाँ पर हर दूसरी तीसरी स्ट्रीट के बाद एक रग्बी का ग्राउंड, एक एथलेटिक्स की फैसिलिटी। तो जब आपका स्पोर्टिंग कल्चर होता है, स्पोर्टिंग नेशन इसको कहते हैं, जहाँ पर हर जो आपका बच्चा बड़ा हो रहा है या बच्ची बड़ी हो रही है उसके पास फैसिलिटी है, वो जाके भाग सकते हैं, वो एथलेटिक्स में जा सकते हैं, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स को उसके एक्सपोजर ले सकते हैं। तो उस वजह से जो एक जनरल फिटनेस लेवल है उस मुल्क का वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप देखते हैं रग्बी में भी चैंपियंस हैं, हॉकी उनकी एक बड़ी अच्छी स्पोर्ट है, तो मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी वो चैंपियन। मैं एक वक्त की तरफ बात में बढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत से पहले इसमें शहजाद एक मखसूस जिम में जाता है, वहाँ पे इसके लिए ना प्रॉपर प्रोटीन ऐसे डाइट वो ऐसे बनाता है, इसके लिए ये 8 कैलोरीज ये वो खा के ट्रेनिंग करके वो खा के 700 रैप मैं भी करता हूं। फिर जब घर जाता ना फिर पराठा कराइए वो भी खा लेता है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना प्रोटीन इंटेक वहाँ भी करता है, जो डाइट का फूड वहाँ करता है, चाहिए होते हैं घर जाके। तो मुझे ये बताएं आपको ये घर वाली खबरें कैसे मिलती हैं? कल वीडियो भेजी ना इनको हमने, लेकिन उसमें नान और पराठा नहीं था। बट थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल मैसेज एंड नीड्स टू गो आउट लाइक दिस। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने जो हमारे पाकिस्तान के फेलो सिटीजन हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा, यार आप अपने बच्चों को जब स्कूलों में भेजते हैं
तो मेक श्योर कि यार वो ग्राउंड तो बच्चा खेल तो सके, उसकी वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। ये 2-2 कमरों के स्कूल्स में हम बच्चों को भेज रहे हैं। आई मीन आई अल्हम्दुलिल्लाह वाज लकी नाउ दैट आई वेंट टू अ स्कूल व्हिच इज अ ह्यूज स्कूल, बैरियर कॉलेज इस्लामाबाद, और मैं चाहता हूँ, मेरी इल्तमास है ये सबसे कि आप अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल्स में ज़रूर भेजें, या स्कूल्स की इंतजामिया से बात करें कि उनके लिए कोई इस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके प्रोग्रेस करें, मैदानों में खेलें, जिससे हमें नए एथलीट्स भी मिलेंगे, उनकी फिटनेस भी बेहतर होगी। हम जरा एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी गोइंग टू कम बैक, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की बात करेंगे, उसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 2 जुलाई को दोबारा टेस्ट मैच है, आर्चर की वापसी हो रही है। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन। खवातीन और आज़ाद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी तवील गुफ्तगू की अबाउट कैचेस, स्पेशलाइज पोजीशंस, ट्रेनिंग, उसको कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अब ज़रा दुनिया भर में वर्ल्ड क्रिकेट में अगर हम बात करें तो टेस्ट क्रिकेट जो है इस टाइम ज़ोरों पर है, और मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में इस वक्त 3 जगहों पर जो है वो टेस्ट क्रिकेट की जा रही है, जिसमें जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के हवाले से बात करना चाहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो 159 रन से जीतने में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ कामयाब हुआ। हमने तस्करा किया था उनकी सीरीज़ के हवाले से भी, बट आई थिंक दैट ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेंस है, आई मीन वी रियली नीड टू स्पीक अबाउट इट। आई मीन लुकिंग एट इट, यू नो हाउ ऑस्ट्रेलिया, जैसे पहले 10 रन की लीड थी वेस्ट इंडीज़ के बाद, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया केम बैक एंड दे केम बैक इन अ वे where it was no ordinary fashion. Australia certainly did wonderfully well. हालांकि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स की बॉलिंग बहुत बेहतरीन थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बाय द एंड वर डोमिनेटिंग, और उसके बाद उनके बैटर्स ने भी कमाल ज़रूर किया। मैं सबसे पहले जो है वो मैडम सरा की तरफ बढ़ना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेंस है, आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न है? देखिए, वही जो हम साउथ अफ्रीका के बारे में भी बात कर रहे थे, एज अ नेशन जब हम स्पोर्ट्स को देखते हैं तो इट्स नॉट को करिकुलर एक्टिविटी, वो एक बहुत मेन स्ट्रीम हिस्सा है किसी भी बच्चे की लाइफ का, जिससे वो बड़ा हो रहा होता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर जो है बच्चा, उसके पास ये एक तरह से मैंडेटरी है कि उसने स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तो वहाँ से इनकी बेस बननी शुरू होती है, फिटनेस से इनकी बेस बननी शुरू होती है। बाय द टाइम आप 13-14 साल की उम्र तक आते हैं तो आपने 3-4 स्पोर्ट्स ऑलरेडी खेल चुकी होती हैं और आपकी बेसिक फिटनेस के ऊपर काम हो चुका होता है। वहाँ से फिर ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं हमने किस स्पोर्ट की तरफ जाना है। ऑस्ट्रेलिया की भी वही बात है, एक तो अपने प्लेयर्स का टेक केयर बहुत करते हैं। जब हम ओवरऑल वेलफेयर की बात करें, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उनको सुने कि रिटायरमेंट के यहाँ से 1.5 साल तक, रिटायरमेंट के बाद तक इनको वो कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर होते हैं वो मिलता है। तो ना सिर्फ खेलते वक्त, खेलने से पहले भी आप इनको सपोर्ट मिलती है, खेलते वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, खेलने के बाद भी। सो ओवरऑल a team that's well taken care of, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, इनके पास लेगेसी बहुत बड़ी है, इनके पास कप्तान ही कप्तान ऐसे पड़े हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, एशेस जीते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत रिच हिस्ट्री है उनकी स्पोर्ट्स में भी, और ऊपर से क्रिकेट के अंदर तो आपको पता ही है, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग का नाम लें, आप मैगलेनन का नाम लें, आप किसी का भी नाम ले लें, इनके पास दोनों मेल और फीमेल क्रिकेटर्स में एक तवील एक्सपीरियंस और लेगेसी मौजूद है। ऑब्वियसली फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम के अगेंस्ट उनको थोड़ा यू विल एक्सपेक्ट देम टू कम बैक, बट टॉप ऑर्डर इस वक्त स्ट्रगल इनका कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अगर आप कैमरून ग्रीन को भी देखें तो फाइनल की भी दोनों इनिंग्स में कुछ खास ज़्यादा कर नहीं सके, उस्मान ख्वाजा भी स्ट्रगल करते हैं, पर मिडिल ऑर्डर बड़ा ज़बरदस्त इनको उस प्रॉब्लम में से निकाल रहा है। तो इस टेस्ट मैच के अंदर भी अगर आप मेनली देखें तो स्कोर मेनली वहाँ पर ही बना है, और बॉलिंग आपको पता है इनकी है ही आउट क्लास। हम लोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम प्रायोरिटाइज करने की बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट को। मेजॉरिटी टाइम्स मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंग्स हो, पिछले 1-2 सालों में इन्होंने लीग क्रिकेट में वापसी की, उससे पहले कितने साल इन्होंने लीग क्रिकेट की तरफ देखा भी नहीं है। तो जो प्रायोरिटाइज करना है, जब आप अपने प्लेयर्स को अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली उनकी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, उनके लिए ये फैसले करने आसान हो जाते हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की बात भी अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो एक और खूबसूरती नज़र आती है, टॉप ऑर्डर फेल होता है, मिडिल ऑर्डर खेल जाता है। मिडिल ऑर्डर फेल होता है तो हमने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देखा कि स्टार्क भी आके जो है वो 50 कर जाते हैं। जो बात अब करने की है वो ये है कि वेस्ट इंडीज़ एक टाइम पे ऐसी टीम ज़रूर रही है जिससे इंटिमिडेट होती थी बाकी दुनिया में क्रिकेट की टीमें। वेस्ट इंडीज़ के डाउनफॉल की वजह आपको क्या नज़र आती है? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। वेस्ट इंडीज़ जो वेस्ट इंडीज़ की खूबसूरती ये थी कि आइलैंड्स हैं, ये एक कंट्री नहीं है, आइलैंड्स है। जो आइलैंड्स का आपस में मुकाबला होता था वो बहुत तकड़े मुकाबले होते थे। बारबाडोस का मुकाबला अगर ट्रिनिडाड से हो रहा है, इस तरह के मुकाबले वो एक्चुअल मतलब
कंट्री वर्सेस कंट्री था, तो वो बहुत तकड़े मुकाबले थे। काफ़ी देर से एक तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पैसे नहीं है इनके पास, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह नहीं है जो इनके जो 10-15 साल से जो इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, उनकी पिचेस उस क्वालिटी की नहीं है। तो ठीक है। आपके फास्ट बॉलर्स की डेवलपमेंट और बैटर्स की इवन डेवलपमेंट उस तरह नहीं हुई। जैसे जैसे इनका बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो ग्राउंड्स और जो पिचेस वगैरह ख़राब होती रही हैं, वैसे वैसे इनकी टीम डिटीरिएट होती रही है। ज़ाहिर है उस लेवल पे इतनी देर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल था, बट ऑल्सो जो कंपटीशन, जो इनके आइलैंड्स की कंपटीशन है, वो भी उस तरह अब कम हो गई है। तो उस वजह से ये सिमिलर है टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेट्स थे ना, वो पहले इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, तो उनका अभी भी वही है, जो स्टेट वर्सेस स्टेट मैच होता है उसमें जो मुकाबला है वो ऑलमोस्ट वो देखते हैं कि ये एक दूसरा मुल्क है, तो उनका मुकाबला इतना सख्त, वो अभी तक अगर इनका जो स्टेट का मैचेस होते हैं अभी तक वो मुकाबला उसी तरह, वेस्ट इंडीज़ में भी ऐसी था, वो अब टेपर डाउन हो गया है। उसमें फैसिलिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, इनको पैसे नहीं है, फैसिलिटीज़ ये मेंटेन नहीं कर सके। प्लस बास्केटबॉल की हम बात करते हैं, बास्केटबॉल में तो पहले भी लोग जाते थे, अमेरिका अभी भी लोग जाते हैं, बट आईपीएल ने एक आईपीएल या T20 ने इनको एक और दरवाज़ा दिखाया। उसमें थोड़ा सा 3-4 दफ़ा तो ये वर्ल्ड कप भी जीते, बट उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हर प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव है। मैं पूछना भी यही चाह रहा था कि ये वजह तो नहीं है कि लीग क्रिकेट में तो इनके खिलाड़ी हमेशा जाने माने जाते हैं। नहीं, लेकिन ये बात की बात है, ठीक है। इस जब T20 से पहले से इनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो डाउनफॉल शुरू हो गई थी, ये तो आखिर में, बल्कि T20 ने तो थोड़ा सा इनको वापस लाइमलाइट में लेके आया, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा T20 में वर्ल्ड कप जीते। बट मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मैं जब एक ही मैं टेस्ट मैच खेला था, मैं वहाँ पे खेला था, उसके बाद जब मैं दोबारा काफ़ी सालों बाद गया, तो आपको मैंने लोगों से बात की, और वो एक इनका हमारे होटल के साथ ही एक जहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी वो ग्राउंड था, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि जी हमारी जो फैसिलिटीज़ है, हमारे पास अब उस तरह के पैसे नहीं है, और फैसिलिटीज़ की आपकी नहीं है, और आप अगर देख लें तो हमारे इधर स्पिनर्स आउट करना शुरू हो गए हैं, और हमारे मतलब फास्ट बॉलर्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो लुक आफ्टर है, हाँ वो उसका प्रॉब्लम है, तो वो ज़ाहिर है अफेक्ट तो होगा। इस टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो इस टेस्ट मैच में इन्होंने पिच अपने फास्ट बॉलर्स के बिल्कुल ठीक बनाई। अगर ये कैचेस शायद पकड़ते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप उनको दूसरा मौका नहीं दे सकते। अगर ये पता नहीं 8-9 कितने कैच छोड़ गए, अगर ये शायद कैचेस पकड़ते तो मैच क्लोज हो जाता। अब जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग, जब चौथी इनिंग में अगर आप 200 पौने 200 से ज़्यादा रन चेस करने हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट वो बहुत कम हो सकता था अगर ये कैचेस पकड़ते हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगी, मतलब ये बात तो हम अक्सर सुनते हैं बोर्ड्स की तरफ से कि पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, और वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स के साथ ऑब्वियसली मेरी बहुत बात रही, प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन हिस्सा होने की वजह से भी, और नॉर्मली जब हम एज प्लेयर्स खेलते थे तो उधर की साइड की स्टोरी मुझे हमेशा से पता थी। अभी जब मैं इंग्लैंड गई हुई थी इवेंट के लिए भी और एमसीसी की मीटिंग्स के लिए, वहाँ पर जो एक नया पर्सपेक्टिव जो मुझे समझ आया, ऑब्वियसली जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं एज बोर्ड, वैसे मुश्किल होता है पैसों का, पर जो चीज़ शायद मैंने तो नहीं सोची थी, ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने शायद सोची हो, कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की, तो उनकी हार्डली कोई ऐसा ट्रैवल है जो कार पे या बाय रोड हो सकता है। उनका जो ट्रैवल है वो सारा बाय एयर ही होना है, आइलैंड टू आइलैंड। उसकी वजह से जो उनका बजट है जितना ऊपर चला जाता है, तो जो आईसीसी पैसा उनको भेजता है, वो पैसा अगर पाकिस्तान आता है तो जब डोमेस्टिक क्रिकेट में वो खर्च होता है वो एक फ़र्क तरीके से खर्च होगा, वो बांग्लादेश जाएगा, नेपाल जाएगा, कहीं भी जाता है, तो वो उसकी इम्पैक्ट उस पैसे का पड़ता है। पर जब वो वेस्ट इंडीज़ जाता है, जितने आइलैंड्स हैं और उनका ट्रैवल सारा है ही बाय एयर, खाली टिकटिंग के ऊपर ही उनके इतने पैसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाजिद भाई ने बात की कि जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इफेक्ट हुआ है, वहाँ से प्लेयर्स पीछे हटना शुरू हो गए, और उनको खाली कैंप्स में एक जगह पे बुलाना ही जनरली बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये एक एस्पेक्ट था जो मैंने इतनी डिटेल में नहीं सोचा था। हम अक्सर बात तो करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स क्यों फ्रेंचाइज की तरफ जा रहे हैं, क्यों नहीं बोर्ड उनको ख्याल कर रहा, पैसे दे रहा, बट
कहीं ना कहीं आईसीसी को भी देखना पड़ेगा कि आपको कैसे किस support तरह दिया के किस तरह की कंट्रीज की क्या डायनामिक है और उसके हिसाब से उनकी कितनी उनको पैसे मिलने चाहिए। दैट्स अ रियली वैलिड पॉइंट। लेकिन जहाँ पे हम बात करें, देखिए बाजिद भाई का भी पॉइंट बड़ा वैलिड था, आपका भी बड़ा वैलिड है कि यार फैसिलिटीज़ नहीं। देखिए जब कभी खुदा न खास्ता किसी शख्सियत में कोई कमी होती है तो सबसे पहले किसी ऐसी चीज़ को इल्ज़ाम देता है जो उसके पास नहीं होती। वेस्ट इंडीज़ वॉज वंस अ टीम दैट द वर्ल्ड वुड टॉक अबाउट। अब मैं इस रेफरेंस में पुट करता हूँ अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, बट दे प्लेयर्स लाइक नबी या राशिद खान हैव कंट्रीब्यूटेड बैक टू द टीम, मेकिंग श्योर कि यार हम टीम खड़ी करें और उस टीम को इस पॉइंट के ऊपर लेकर आए जहाँ पर वर्ल्ड क्रिकेट में पर उसका वो राज era है काबिल है। ना। गलत एग्जांपल वो दे रहा era है। है। अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में खेल के गई जहाँ पे पाकिस्तान में फैसिलिटीज है, अब डेवलप हो रही हैं फैसिलिटीज। ठीक है, तो उनके पास जितना भी पैसा है जो कि डेवलप कर रहे हैं तो अपने मुल्क में वो बेहतरी ला रहे हैं। जो वेस्ट इंडीज़ की जो बात हो रही है, ये आप दुनिया में हर जगह देख लें, ये जो भी डाउनफॉल होता है ना, वो आप ट्रेस बैक इस पे ही कर सकते हैं कि जी डोमेस्टिक में पिचेस और जो डोमेस्टिक का सर्कल है वो facility। कैसे चल रहा है। जब पाकिस्तान में ये कमी तब आई है जब आपने इस पे से अटेंशन हटा दी। आपने 2000 के बाद जब आपने रीजन सिस्टम लेके आए और कई ज़्यादा आपने ग्राउंड्स बंद किए, हम अक्सर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब आपने वो ग्राउंड्स बंद कर दिए तो फैसिलिटीज़ कम कर दी और फैसिलिटीज़ ख़राब हो गई क्योंकि कम ग्राउंड्स पे ज़्यादा मैचेस करने लगे। तो जाहिर है वो फैसिलिटीज़ मेंटेन करता है, ऑस्ट्रेलिया की फैसिलिटीज़ मेंटेन रहती हैं तो वो क्वालिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। इंग्लैंड में इतने ज़्यादा ग्राउंड्स है कि वो भी एक हद तक फैसिलिटीज़ मेंटेन रखते हैं, तो वो भी साउथ अफ्रीका में भी अभी तक फैसिलिटीज़ थोड़ी काफ़ी हद तक जो है वो मेंटेन्ड है। जो फैसिलिटीज़ मेंटेन रखता है जो वो ही प्रोग्रेस करता है। इसी तरह अब जैसे वेस्ट इंडीज़ की फैसिलिटीज़ 80s 70s 80s में बहुत ज़बरदस्त थी, उसके बाद भी मैंने 90s तक बहुत ज़बरदस्त थी, पर जब फैसिलिटीज़ में वो जो भी फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स बिल्कुल सही बता रही हैं, वो जो भी फैक्टर्स हैं, बट जब फैसिलिटीज़ एक्चुअल ग्राउंड की फैसिलिटीज़ डिटीरियरेट होने लगी हैं, साथ ही साथ वो अफेक्ट ज़रूर आता है, टीम डिटीरियरेट होने लग जाती है। तो वो प्लेयर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट होता है। प्लेयर एनवायरनमेंट के अलावा नहीं बन सकता। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, एक आधा वो होता है, वो तो एक्सेप्शनल प्लेयर तो कहीं भी डेवलप हो जाता है, बट नॉर्मली मतलब एक प्लेयर आता है, उसको आप अगर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते, अच्छे मतलब जगह नहीं दे, अगर ग्राउंड ही नहीं है तो उसने खेलना कहाँ है। जिस तरह आप अभी स्कूल की बात कर रहे थे, तो अगर आप उसको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते, अच्छा वो सेटअप नहीं देते, तो उसकी क्वालिटी में अक्सर बहुत फ़र्क आता है। तो इसी तरह जैसे बांग्लादेश में इन्होंने इधर ही आ रहा था बांग्लादेश ने पिछले 10-12 साल में जो आपने ये मैं पहले ही बात करी, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। फास्ट बॉलिंग की इम्प्रूवमेंट जो आई है वो इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने एक कंसिस्टेंट एफर्ट किया है कि हमारी जो डोमेस्टिक की पिचेस हैं वो हमने स्पिनर फ्रेंडली अब नहीं बनानी, हमने कोशिश करना है कि थोड़ा सा मतलब हार्ड पिचेस बनाएं, जिसकी वजह से आप देखें अगर बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग कंपेयर टू 10-12 ईयर्स अगो अब बहुत बेहतर है। तो उस पर बैकग्राउंड में काम हुआ है। काम क्या है? अगेन जो दो सबसे बड़े फैक्टर्स क्रिकेट में हम बहुत सारी बातें करते हैं, जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, आप जो ये पीटीवी के हमारे हेडक्वार्टर की भी टीमें खेलती हैं, इनसे हारी है, बल्कि हमसे ही हारी है। इनसे भी पूछे सॉरी यार, मुझे कहना पड़ा, ये स्पोर्ट्स विनर है। इनसे भी पूछें कि अगर बॉल अच्छा हो और बॉल ख़राब हो तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो दो चीज़ें हैं क्रिकेट में जो सबसे बड़ी फैक्टर्स है, एक पिच और दूसरा बॉल। सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जिस पे इस पे हम बात कर चुके हैं। बहुत सिंपल बात है लेकिन कोई समझता नहीं। हाँ, वो बात सिंपल भी है, बड़ी तफसीली बात भी है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, उसमें बहुत सारे पैसे भी हैं जो शायद बहुत जगहों पे आगे पीछे हो रहे हैं। मेरे ख्याल उस पर हम तस्करा कर चुके हैं, अभी फिलहाल उस वक्त नहीं जाते। लेकिन चूंकि अब आपने पीटीवी की बात की है, स्पोर्ट्स ऑब्वियसली चैंपियन है, हर दफा जीतता भी है, लेकिन फैसल ने 5 ओवर में 62 रन खाए हैं। इस पर मुझे अफसोस है बस सिर्फ कैप्टन हमारा जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट। ग्राउंड के बाहर को घरों में कंप्लेन भी आई कि इतने दूर दूर छक्के हमारे गाड़ियों पर लग रहे हैं यार। एक ओवर में 3 छक्के यार, ये चले खैर वापस आते हैं। लेकिन चूंकि आपने बांग्लादेश की बात की, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। जब हमने वेस्ट इंडीज की बात की, वो वाजा शायद नहीं हो सकता, बट अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश ऑब्वियसली जो 2 मैचेस की सीरीज थी अगेंस्ट श्रीलंका, एक पहला ड्रॉ हुआ, दूसरा जो है वो हार गए विद एन इनिंग्स एंड मेरे ख्याल 70 रन शायद या 79 रन एज वेल।
अब बांग्लादेश जो है एज अ टीम वर्ल्ड में, हालांकि कितना अर्सा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, और ये कोशिश भी ये करते हैं कि पिचेस भी ऐसी बनाए जो इन्हीं को फेवर करें, लेकिन तगड़ा इनका मुकाबला मिला। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं अगर तो हमें नजर आते हैं, ऑब्वियसली पहली इनिंग्स में जो है वो 247-10, और फिर उसके बाद श्रीलंका आता है 458 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट। पतुम निसांका का तगड़ा 158 नजर आता है, दिनेश चंदीमल के 93 नजर आते हैं। अब दूसरी तरफ हालांकि विकेट लेने में कामयाब भी हुए थे, जो इस्लाम की बात करें तो उन्होंने पंजा लगाया, बट बांग्लादेश जो है वो हार जाता है विद एन इनिंग्स एंड 78 रन्स। व्हाई डू यू थिंक बांग्लादेश वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा वर्ल्ड क्रिकेट में जो शायद इतने अरसे खेलने के बाद हो जाना चाहिए था? आई थिंक इनकी, अगर हम ओवरऑल ट्रांजिशन जो हम कहते हैं किसी टीम के ऊपर आती है कि सीनियर को आप आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करते हैं जूनियर्स के साथ, तो किसी भी मोमेंट पे मैं नहीं कह सकती कि ट्रांजिशन अच्छी हुई है। या तो सीनियर्स ओवरस्टे कर गए, मेजॉरिटी टाइम सीनियर्स ओवरस्टे अभी भी कह देंगे आ जाओ वापस, और फिर जिन सीनियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, एक दो के अलावा, वो उस तरह से अपने एंड करियर के ऊपर, उस तरह शाकिब एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो पोजीशन ऑन विच ही इज़ प्लेइंग, आपके टॉप ऑर्डर में भी खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल रहे हैं, बॉलिंग भी सारी करा रहे हैं, पर उनका जो ओवरऑल एक डिसिप्लिन का इशू, वो सारी चीज़ें रही, उसने बड़ा डैमेज किया। क्योंकि मुशफिकुर रहीम एक अब लोन वॉरियर रह चुके हैं, जिससे जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते, अभी भी कंसिस्टेंट परफॉर्म वही कर रहे हैं, पर वो बहुत बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, बट आप उनको रिप्लेस भी नहीं कर सक रहे क्योंकि पीछे से आपके पास वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स आ नहीं रहा। सो जो ट्रांजिशन एक होती है ना, जो विजन होता है, वो होता ही तब है जब आपके पास लीडरशिप का एक विजन होता है, और वही हम जो बात पाकिस्तान लेवल पर भी करते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन की जो हम बात करते हैं, तो इनका भी कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन नहीं है। जब कोई वर्ल्ड कप आता है, बाहर से प्लेयर फौरन जी ऊपर से पैराशूट डाल के इनके भी वापस आते हैं, तो काफ़ी इनको पॉलिटिकली इनका भी वो इशू बहुत ज़्यादा रहा है प्लेयर सिलेक्शन का, और ट्रांजिशन कभी भी ऐसी नहीं हो पाई कि जिसको हम कहें कि स्मूथ ट्रांजिशन हुई। हाँ जी, अब जो अगले 5 साल की बांग्लादेश की टीम है वो बड़ी स्ट्रांग नजर आती है, वो मुझे एटलीस्ट मुझे किसी वक्त याद नहीं आता कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में हमारा मुकाबला करते हैं, बल्कि हमारे से शायद हमारे भाइयों में थोड़ा सा आगे हैं, क्योंकि वो उधर बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अक्सर देखेंगे कोई प्लेयर रिटायर होता है, कोई लड़ाई होती है, तो वो साथ पॉलिटिशियन के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो वो जो ये सारा कुछ उसी से आता है। जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी स्पोर्ट में होता है, तो वो कंसिस्टेंसी, जो आप सिलेक्शन, ये सारी बातें ये हो नहीं सकती, बिकॉज आउटसाइड एक पावर है जो आपको वापस टीम में लाता है, नॉट एक्चुअल परफॉर्मेंस, नॉट मतलब मेरिट छोड़े, नॉट मतलब आप अपनी परफॉर्म करके आओ, या आपको पता है कि मेरे पास दूसरा एवेन्यू है, और दूसरा एवेन्यू सिर्फ टीम में वापस ही मैं कप्तान भी बन सकता हूँ। तो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की शुरू से ही है, अभी तक है, तो वो जब तक काबू में नहीं आएगी, या उससे ये छुटकारा नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल है इनका डेवलप। एक और बात बाजिद भाई, आपको नहीं लगता, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ, मुझे पता है और प्रेशर भी है, कि ये होम में स्पेशलाइज करते हैं, कहते हैं हम अपनी विकेट बनाएंगे, आप इधर आओ, इधर ही खेलो, इधर ही हम जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है, होम में स्पेशलाइज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी 2-0 हरा के गए, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि टीम ख़राब है, ऐसा नहीं है कि इनके पास वो क्वालिटी नहीं है, बट वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि हर 3 महीने के बाद क्या हो जाना है, या अगर ये प्लेयर, अगर इसकी लड़ाई होगी तो क्या होगा, या ये प्लेयर ड्रॉप हो गया तो क्या। वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का बहुत सिलसिला है जो उन्होंने वो जो सीनियर प्लेयर्स ट्रांजिशन की बात की। अभी आपके पास ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, आपको पता है अभी वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। ट्रांजिशन ऐसे कर रहे हैं कि कॉन्स्टस भी खेल रहा है, कैमरन ग्रीन नंबर 3 पे खेल रहा है, वेबस्टर खेल रहा है, ये 3 प्लेयर उन्होंने डक्ट किए हैं, इंग्लिश भी खेल रहा है, लेकिन किसी का उधर नज़र नहीं जा रही कि जी शायद आगे को देख रहे हैं, लेकिन ये आगे को देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्मिथ अब इतनी देर नहीं खेलेगा, लबुशेन को उन्होंने अभी भी साथ रखा हुआ है, उनका अभी भी उस पर नज़र है कि शायद ये हमारा वापस फॉर्म में आए। उसको काफ़ी लंबी लीश थी, उसको आप ड्रॉप किए, लेकिन उसको भी अभी रखा हुआ है, तो वो फ्यूचर और देखते मार्क किया होते हैं उन्होंने प्लेयर्स के कौन से हमने इंडक्ट करने हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ख़ास बात यह है कि हम यहाँ कहते हैं कि जी नए प्लेयर रख लो या रीबिल्ड कर लो टीम, तो हम रीबिल्ड ऐसे करते हैं कि 6 के 6 नए प्लेयर रख लें, 7 के 7 नए प्लेयर रख लें। वहाँ पे ऐसे कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वहाँ पे जो आता है उसको लेके आते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कॉन्स्टेंस को उन्होंने मैच खिलाया, उसके बाद उनको अभी भी
उस पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। इन्होंने बीच में स्मिथ को भी ओपन करवाया, उनको पता है कि पीछे प्लेयर रेडी नहीं है। जब प्लेयर रेडी नहीं है तो वो उसको ऐसे डीप एंड में फेंकते नहीं है। कॉन्स्टेंस को उन्होंने खिलाया, Expose नहीं करते। फिर उसको जो फाइनल था वो नहीं खिलाया, वापस लेके आए, अभी भी उस पर काम करेंगे, बट वो एयर मार्क करते हैं प्लेयर्स। तो ये जो ट्रांजिशन, जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है ना, वो अनाउंस नहीं करते, हाँ। वो कर रहे होते हैं और आपको नजर भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि जो रीबिल्ड। जैसे आप कहते हैं कि आना भी मुश्किल है वहां पे और जाना भी मुश्किल है। इसी के साथ खवातीनों से हम थोड़ा सा जरा आसान है हमारे लिए ब्रेक पे जाना, हम जरा जाने की आसानी कर रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं आसानी से इंशाल्लाह। गेम ऑन है। खवातीन हज़रात, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग गेम इज इन ऑर्डर ऑन 2nd of July. It's going to be India versus England again as well. Unfortunately for India, couldn't really, मतलब 5 सेंचुरीज जो है वो प्रोवाइड करने के बावजूद भी इंडिया जो है वो नहीं जीत सका और इंग्लैंड ने अपना जो खेलने का तरीका उसको वैसे ही रखा। आई थिंक गुड न्यूज़, जो एज अ फैन ऑफ क्रिकेट आप देखना चाहते थे, आप आर्चर की वापसी देखना चाहते थे। मैं गालबन 4 साल हो गए शायद हमने आर्चर को नहीं एक्शन में देखा। वुड को रिप्लेस करेंगे आर्चर। और मैं सबसे पहले जो है वो मैडम की तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि हाउ डज मैडम सी दिस एज वेल एंड हाउ आर्चर इज गोइंग टू बी। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक टू सी। ये तो अब टाइम ही बताएगा, क्योंकि आर्चर जिस वक्त पहले अभी लिमिटेड ओवर्स में वापस आए हैं, वो वाला रिदम नज़र नहीं आया उनका जो एक टाइम पे हमने 2019 में जिस वक्त पीक कर रहे थे, वो जो हमने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी थी, वो वाली ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि उनकी बॉलिंग देखें। जनरली इंजरी के बाद जब मगजाटा पे बॉलिंग जब हम इंजरी के बाद देखते हैं मेजॉरिटी बॉलर्स को, हमने रबाडा को भी टेस्ट मैच के फाइनल में देखा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने कराई। बुमराह को हमने वर्ल्ड कप में देखा, बहुत ज़बरदस्त उनका कमबैक हुआ। तो आप जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये बड़ी जो टॉप 3 to 4 कंट्रीज़ हैं, जब इनके प्लेयर्स वापस इंजरी से आते हैं, सो अनलेस दे आर 100% फिट, उनको नहीं लाया जाता। बट जो उस दिन हम बात कर रहे थे, दोनों टीम्स की बॉलिंग में इतनी डेस्परेशन है कि आपको लाना पड़ा है आर्चर को वापस। तो अब ये देखना होगा कि फुली फिट, मतलब ऑब्वियसली फुली फिट होंगे तो लाएंगे, बट मैच फिटनेस उनकी कितनी है, ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट के उस मयार की बॉलिंग वो कर सकेंगे कि नहीं, ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ मैच खेलने के बाद ही पता चलेंगे। ये अभी हम में से कोई बैठ के ये बात नहीं कर सकता। बट ऑब्वियसली इट्स अ बिग डिसीजन, नॉट ओनली फॉर आर्चर बट इंग्लैंड, क्योंकि उनको डेफिनेटली मिस तो किया गया। एंडरसन और ब्रॉड जैसे बॉलर्स जब एक लाइनअप से इकट्ठे या आगे पीछे निकल जाते हैं तो आपको उनके बूट्स फिल करने में टाइम लगता है। और आर्चर डेफिनेटली एक ऐसे बॉलर हैं जो अगर कंसिस्टेंटली टेस्ट क्रिकेट खेलें तो वो काफ़ी हद तक उस कमी को पूरा कर सकते हैं। बट तो ये बड़ा क्रूशल एक फैसला होगा और उन्होंने फ़ौरन ही कर लिया आपके सामने, उनको इंक्लूड किया स्क्वाड में और साथ ही वो 11 में भी। एग्जैक्टली, उसमें 2 और अहम चीज़ें हैं। तो बाजिद भाई, इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट होता होगा किसी टीम के ऊपर कि अगर मैं ये कहूँ कि एज बास्टन में इंडिया कभी टेस्ट मैच जीता ही नहीं, कितना इम्पैक्ट होगा किसी भी टीम के ऊपर, और ख़ास तौर पे व्हेन यू आर इन टॉक्स कि शायद हो सकता है बुमराह भी ये मैच ना खेले। जी नहीं, स्टैट्स तो देखते ही हैं कि ये ग्राउंड कैसा है, बट इसमें से बहुत थोड़े ऐसे प्लेयर्स होंगे जो यहाँ पे पहले खेल चुके होंगे, तो वो ज़ाहिर है आप ग्राउंड पे जाते हो एज अ प्लेयर, अगर आपका ग्राउंड ख़राब हो तो थोड़ी सी वो फीलिंग ख़राब आती है। लेकिन मेरे हिसाब से जब ये टेस्ट मैच में आप उतरते हो तो ये फिर बैकग्राउंड में चीज़ें चली जाती हैं। बट आर्चर का जो डिसीजन, ये बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, आप 4 साल के बाद मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास मैच खेला और फर्स्ट क्लास के मैच में ही आप उसके बाद आपने उसको इंडक्ट कर लिया। अगर फ़र्ज़ करें ठीक है वो पहले 3-4-5 ओवर अच्छा ही करता है, उसके बाद फिर आप उसको कैरी करेंगे या वो रिस्की हो सकता है। और इस अंडर प्रिपेयर्ड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बॉलिंग उसने उतनी नहीं की कि वो टीम में आ सके। ये अब इंग्लैंड की टीम अब ये वाइब्स पे सेलेक्ट करती है काफ़ी कुछ, जैसे शुएब बशीर को वीडियोस पे सेलेक्ट कर लिया, तो ये है इनकी पॉलिसी कुछ अब टेस्ट मैच क्रिकेट में स्पेशली कुछ चेंज सी हो गई है। नॉर्मल अगर प्रोसेस होता है, आइडियल वर्ल्ड में होता तो ये 5-6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलता, उसके बाद जो बॉलिंग रिदम जिसकी अभी सना ने बात की, बॉलिंग रिदम भी तब ही आती है जब आपने बॉलिंग की हो। True. और आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी एक मैच से ही आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप अगर लॉजिकली आप सोचें तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए आपकी कि आर्चर आपको मैच जिता देगा, क्योंकि पीछे उसने बॉलिंग ही नहीं की। तो रिस्क तो बहुत बड़ा है, मतलब आप वो सोने की
सोने की मुर्गी है, उसको आप रिस्क ले रहे हो, देख लो, अब मर्जी है। रॉब की जो उनके मेंस मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो यही कहते हैं, वो कहते हैं जी फ्रॉम T20 4 ओवर से हम 50 ओवर्स को बिल्डअप पे हम लेके आए ताकि रोबस्टनेस हो। लगता है ऐसा है, वो शायद इस बयान से ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम ये रिस्क नहीं ले रहे, इट्स वेरी वेल नहीं कैलकुलेटेड। बिल्कुल ठीक है, वो तो अब उसको डिफेंड तो करना ही है, बट मुझे आप मतलब ये बता दें कि पहले कब ऐसे हुआ है कि आपका नंबर 1 स्पिनर जैक लीच था, उसके ऊपर आपने एक स्पिनर को, ऑफ स्पिनर को सिलेक्ट किया ऑन सिर्फ वाइब्स और पोटेंशियल पे सिलेक्ट किया कि जिसने एलिस्टर कुक को 3-4 बॉल बीट किए हैं तो इसको हम टेस्ट मैच क्रिकेट खिला देते हैं। और शायद आप मेरा नहीं ख्याल कि वो डिसीजन अब काफ़ी सारा खेल गया वो, लेकिन वो आपका डिसीजन मेरा नहीं ख्याल कि सही था। अब आपने ज़बरदस्ती, आप कह लें ठीक है जी T20 की प्रिपरेशन से हमने इसको टेस्ट मैच में सिलेक्ट कर लिया, ये पाकिस्तान में होता है, ये पाकिस्तानी फिलॉसफी है रॉब की ने अपनाई शायद। कुछ मिक्स हो रही है। Yeah. पर अब अगले प्रोग्राम के लिए एक मजे की बात जी, छोड़ने जी, जा जी। रही हूँ इस प्रोग्राम के एंड पे कि हम बात करते हैं स्केड्यूलिंग भी ना एक आर्ट है। अभी आपने एज वेस्टर्न की जो स्टार्ट दिखाई है, आप सीरीज खेलने जा रहे हैं टेस्ट मैच की, आपका सेकंड मैच बहुत क्रूशल होता है, किसी भी टेस्ट मैच 5 मैच सीरीज का सेकंड मैच बड़ा क्रूशल होता है कि अगर आप पहला हार गए आपने लाजमी वापस आना ही आना है, पहला जीत गए आप लीड उसको, तो वो दूसरा मैच रखते हैं एज वेस्टर्न में जहाँ इंडिया कभी जीता ही नहीं। True. ठीक है, ये इंग्लैंड बोर्ड की तैयारी है। दूसरी तरफ हम अपना जब देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, मुझे आज तक समझ नहीं आया जब हम होम टीम थे तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से क्यों खेला कराची में, जहाँ वहाँ पे हम उनसे मैच नहीं जीते। तो ये जो स्केड्यूलिंग है ये एक आर्ट है जिसके ऊपर प्रॉपरली लोग बैठ के बहुत सोच समझ के अपनी होम ग्राउंड एडवांटेज लेते हैं। तो खुदारा हम लोग प्लीज़ जो फ्यूचर जब प्लान कर रहे होते हैं, जब हम सीरीज प्लान कर रहे होते हैं, इनके ऊपर ध्यान जरूर रखें। लेकिन ये तब हो सकते हैं जब आपके पास वेन्यूज ज्यादा हो, जब मोड़ तोड़ के वेन्यू तीन ही हो। 4-3 चले तो जितने venues- बाजिद भाई चले दो चलो venues मुल्तान में ले जाते, हम लाहौर ले जीते- जाते, कि जीते हम तो बात हो ना जाते जहाँ हमारे ICC थे। का इवेंट, ICC का इवेंट, पर पिंडी लाहौर में हम जीते तो थे। ICC का इवेंट था। Yeah, तो हम नहीं फैसला कर सकते थे। Yeah, but thank you so much for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Bazid Khan Sahab. Thank you so much, Madam Sanami. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, with this light conversation that we have had, obviously पाकिस्तान की क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल रहती है, हम फैसला करने में चौंकते हैं, शायद हमें धक्का दिया जाता है उस फैसले की तरफ, या हम खुद कहते हैं कि हाँ जी हमारी आंखें बंद है, हमें भेज दो जहाँ भेजना है। जहाँ स्केजुलिंग की बात की है तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है तस्करा हुआ है अभी कि हमारे खुरम मंशा नद साहब बड़े काबिल दोस्त हैं, हमारे बड़े काबिल प्रोड्यूसर हैं, वो भी हमें स्केड्यूल भेजते हैं। तो अगले हफ्ते के स्केड्यूल के साथ खवातीनों ज़्यादा हम फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड एज वेल फॉर ऑल द कॉन्वर्सेशन दैट टू अबाउट क्रिकेट एंड स्टे ट्यून्ड टू PTV Sports to catch all the non-stop live action wherever it's happening all over the world, and that too in sporting arenas. Look after yourselves, have a great weekend. Game on it.